नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन हिंदी के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको क्या क्या आने वाला है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आपके 10 नंबर तो यहीं से मिलेंगे। गद्य पद्य जो कवि और लेखक की रचनाएँ वगैरह होती हैं अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गद्यांश से संबंधित प्रश्न जिसमें व्याख्या वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश से 6-6 नंबर के ये प्रश्न होते हैं दोनों से। ठीक है, और उसके बाद है जीवन परिचय कवि और लेखक, 3-3 नंबर यानी 6 नंबर का यहाँ से आएगा। संस्कृत हिंदी अनुवाद आएगा 4 नंबर का। संस्कृत में उत्तर 2 नंबर की। उसके बाद है रस की बात कर ले हम, करुण और हास्य रस। ठीक है, इनमें से एक आएगा, आप दोनों पढ़ लो अच्छे से अभी के अभी। ठीक है, पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी वाली में। ठीक है, और अभी पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में वहाँ पे बताए गए हैं। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीन में से कोई सी आप 2 पढ़ लो, आप 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए अभी के अभी। मैंने पढ़ा दिया, छंद भी पढ़ा दिए, सोरठा रोला में से कोई एक पढ़ लेना। सोरठा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप दोनों ना याद कर पाओ तो सोरठा को पढ़ ही लो। ठीक है, उसके बाद है उपसर्ग और प्रत्यय, ये मैंने करा दिए हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। समास विग्रह, उसके बाद है तत्सम और पर्यायवाची, ये 2-2 नंबर के होंगे। संधि, ये 2 नंबर की होगी। विभक्ति, वचन और धातु लकार, ये 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद में संस्कृत में अनुवाद यानी कि वाक्य होंगे संस्कृत में, और ठीक है, अनुवाद करना होगा उनका। ठीक, और उसके बाद है निबंध, 6 नंबर का निबंध है। और काव्य खंड से 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब एक एक करके देखने वाले हैं, इसे करता हूँ मैं साइड में। सबसे पहले देखो, हिंदी गद्य, ठीक है, और पद्य से जो कवि लेखक की रचनाएं पूछी जाती हैं, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 1-2 है ना, कि एक होगा गद्य से, एक पद्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट महत्वपूर्ण जितने भी हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम लिखिए। प्रेमचंद। ठीक है, एक पूछा जा रहा, मैंने यहाँ पे 2 बता दिए हैं। आचार्य चतुर्सेन, आचार्य चतुर्सेन भी बता दिया यहाँ पे, और प्रेमचंद एक याद कर लो। ठीक है, एक ही पूछा जाएगा आपसे, मैंने यहाँ पे 2 बता दिए, आपको जो सरल लिखे वो सरल लगे वो याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए, तो महादेवी वर्मा है। और महिला कहानीकार का भी नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो महादेवी वर्मा ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है यात्रा साहित्य के लेखकों में से किन्हीं 2 का नाम पूछ रहा है, तो राहुल सांस्कृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी। उसके बाद है चौथा, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान इनकी एकांकी है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है दीपदान किसकी एकांकी है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। और उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम पूछता है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की है। ये क्या लिखूं, है ना, क्या याद करूं। आत्मकथा किसकी है, ये मतलब आत्मकथा इसकी विधा पूछ रहा है, हरवंश राय बच्चन जी की है ये। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी एक यात्रा व्रत लेखक का नाम लिखिए। राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, तो उसके बाद है आगे देखिए, किसी एक निबंधकार का नाम पूछ रहा है, किसी एक निबंधकार का नाम, तो निबंधकार बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे मैं एक बता दे रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक निबंधकार हैं। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो कलम का सिपाही आपको पता है उपन्यास है ना, और ये किसकी है, अमृत राय जी की है। ठीक है, अगला हमारा 10वां है पथ के साथी है, सॉरी पथ का साथी, पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो विधा पूछ रहा है ना, तो ये संस्मरण है। पथ के साथी जो है इसकी विधा है संस्मरण। ठीक है, उसके बाद है अजातशत्रु किस विधा की रचना है, नाटक है ये। अजातशत्रु क्या चीज़ है, इसकी विधा पूछ रहा, तो ये नाटक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है मैला आंचल, फणीसर नाथ रेणु जी की है ये। उसके बाद मैंने 13 में 3-4 और महत्वपूर्ण लिख दिए हैं। ठीक है, ठलुआ की लव है गुलाब राय की, और क्या लिखूं क्या याद करूं पीछे पढ़ चुके हैं फिलहाल, हरवंश राय बच्चन की है। और धर्म स्वामिनी एक घूंट, ये और ये मतलब धर्म स्वामिनी और एक घूंट, ये 2 अलग अलग रचना हैं। ये किसकी हैं, तो दोनों ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दी हैं। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति, ये मेरी आत्मकथा, ये दोनों किसकी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद पढ़ते हैं 14, यानी कि रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2 पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला इसकी विशेषता है लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरी विशेषता ये है श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द्विवेदी, यहाँ पे द्विवेदी युग है। ठीक है, द्विवेदी युग की 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम, तो पहला कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है साकेत, और
भारत भारती। मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कवि के नाम पूछ रहा है सिर्फ, है ना, कई बार रचनाएं पूछ लेता है। द्विवेदी एक के किसी लेखक का नाम और उसकी रचना लिखिए, तब लिखना है आपको, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और दूसरे हैं, ठीक है, द्विवेदी एक के युग के लेखक, इनकी रचना है वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, ठीक है। उसके बाद है छायावाद के किसी एक कवि का नाम पूछ रहा है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, दो लिख दिए हैं, दोनों की रचनाएं लिखी हुई हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी और आंसू है, और महादेवी वर्मा की यामा और दीपशिखा है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे है किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम, तो धर्मवीर भारती, इनकी रचना भी आपको लिख देनी है, अगर पूछे तब, ना पूछे तो कोई बात नहीं। इनकी एक रचना है कनप्रिया, ठीक है। देखते हैं। उसके बाद है छायावादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे पहली विशेषता इसकी है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, और दूसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। तो महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत जी हैं, वो छायावादी कवि हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि छायावादी किसी कवि का नाम लिखिए, तो सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, साइड में मैंने लिख दिया इसलिए है। उसके बाद है प्रतिवादी युग की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, और दूसरी विशेषता है छंदों के बंधन की अपेक्षा। तो ये थी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं, और लेखक यहाँ से, यानी कि जो गद्य पद्य से हिंदी जो मैंने बताया था, यहाँ से कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। हिंदी गद्य पद्य कवि लेखक की रचनाएं, यहाँ से कितने नंबर का मिलने वाला है आपको, 10 नंबर का मिलेगा यहाँ से। उसके क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा तीसरा, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहीं से होंगे, गद्य से एक होगा, एक मतलब पद्य से, और यहाँ से 5-5 नंबर के होंगे, 10 नंबर का होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका गद्यांश से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो देखने वाले हैं गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपको लिखना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे ये है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर का नाम है अजंता, ठीक है। तो ये आपका जो दिख रहा होगा आपके लिए, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। जिस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी कितने ही उपाय सोचे और किए, है ना। आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। अब जब भी हम मतलब कोई भी इसमें प्रश्न दिए हैं, सबसे पहले हम इन प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और फिर इन मतलब 2 क्वेश्चन और हैं, इनके बारे में लिखना होता है। मतलब टोटल हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, या करके दिए हैं, 3 के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसी तरह से, है ना। तो संदर्भ किस तरह से लिखते हैं, प्रस्तुत संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से लिया गया है या उद्धृत है। इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका संदर्भ, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर व्याख्या आपको याद नहीं आ रही है तो इसी तरह से अपने शब्दों में बना करके यहाँ से यहाँ तक लिखना है। लेखक के अनुसार, या लेखक कहता है कि ज़िंदगी को मौत के पंजों से मुक्त है ना, यहाँ से ऐसे इसी तरह से आपको लिखना है ना। तो मैंने लिखी है और पढ़ के सुनाता हूँ। लेखक के अनुसार मानव जीवन क्षणभंगुर है। मतलब लेखक कह रहा है कि जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, मृत्यु सबको निगल जाती है। मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे। यानी कि व्यक्ति को इस मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका नाम अमर हो जाए, लोग आगे आने वाली पीढ़ी उसका नाम लेती रहे। इस तरह से आपको बता देनी है, ठीक है। जब तक वह रचना रहेगी, यानी कि जो व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा, ऐसी रचना करेगा जिसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा, है ना। कोई अगर अच्छा व्यक्ति कोई अच्छी रचना रच देता, अच्छा काम कर देता, तो उसका मतलब रचने वाले का, रचयिता का नाम हमेशा अमर हो जाता है ना। लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियां जाने और सैकड़ों वर्ष के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित हों। इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप में बदला भी है। यानी कि इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको ठीक भली भांत कुछ इस तरह से याद नहीं आती तो अपनी भाषा में इसे बना करके यहाँ से यहाँ तक छापना है, थोड़ी बहुत भाषा बदल देनी है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझ रहे होंगे, ठीक है। चाहें तो हम इसे मॉडल पेपर में देख सकते हैं ना। प्रस्तुत यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश का
और संदर्भ पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है। फिर सा वाले प्रश्न में पूछा है व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है, ये क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। बस तो इसी बस 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं, 3 ही बताने हैं आपको। अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए व्यक्ति ने पत्थर की चट्टानों पर संदेश खुदवाए, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंभे बनवाए, तावे पीतल के पत्थरों पर लेख लिखवाए तथा पर्वतों पर गुफा मंदिर बनवाए। ये आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम इसी के अंदर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में लिखी हुई हैं। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, है ना, और क्या है, ताड़ों से, ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तावे और पीतल के पत्थरों पर अरों के मोती बिखेरे, है ना। तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है, अपनी भाषा में हमें लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, और इनका एग्ज़ाम से पहले संपूर्ण हल का एक वीडियो आने वाला है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर को दबाइए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जरूर शेयर करें, अपनी सभी दोस्तों को शेयर कर दें जिससे आने। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।